हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BEGC 110 ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर जून 2026 के लिए देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता दूं कि मैंने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 अ टेल ऑफ टू सिटीज़ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज दोनों को एक अलग से वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया है। उसको एक बहुत ही डीपली में अच्छे से स्टोरी उसकी समझाई है मैंने उस वीडियो में, जो आप लोगों की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जाकर सबसे पहले वो दोनों वीडियो को देख लें, क्योंकि वो दोनों वीडियो से दोनों ब्लॉग से क्वेश्चन आना ही आना है, वो से नहीं स्किप होगा, आएगा ही क्वेश्चन, उससे कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। जब आप लोग उस स्टोरी को समझ लोगे तभी तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप लोग लिख लोगे। तो वो वीडियो जाकर पहले आप लोग देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखें, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का विक्टोरियन एज एज एन एज ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पर इसलिए मैं एक PDF भी शो कर रही हूँ कि आप लोगों ने कहा था कि PDF भी शो क्या कीजिए। तो विक्टोरियन एज 1837-1901 को एज ऑफ ट्रांजिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय इंग्लैंड में हर फील्ड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। पहले लोग गांव में रहते और खेती करते थे, लेकिन फैक्ट्रीज खुलने लगी और लोग शहरों में आने लगे। रिजल्ट इसका क्या हुआ? मशीन का यूज़ बढ़ा, गरीब और अमीर के बीच डिफरेंस बढ़ गया, पॉल्यूशन और स्लम्स बढ़ने लगे। और उसके बाद साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या हुई? साइंटिस्ट ने नए नए इन्वेंशन किए। सबसे इम्पॉर्टेंट था चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि इंसान धीरे धीरे डेवलप हुआ है, डायरेक्टली गॉड ने नहीं बनाया। इस थ्योरी से लोगों को रिलीजियस फेथ हिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीजियंस क्राइसिस। पहले लोग क्रिश्चियनिटी पर पूरा विश्वास रखते थे, लेकिन साइंस और डिस्कवरीज के बाद लोग कंफ्यूज हो गए। क्या गॉड है? क्या रिलीजन सच है? इस कंफ्यूजन को विक्टोरियन डाउट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का पॉलिटिकल चेंजेस। डेमोक्रेसी बढ़ी, वोटिंग राइट्स धीरे धीरे ज़्यादा लोगों को मिले, वोमेंस एजुकेशन और राइट्स पर बात होने लगी। नेक्स्ट है हम लोगों का सोशल चेंजेस। वुमेन घर पढ़ने और काम करने लगी। ठीक है, घर पर बाहर पढ़ने और काम करने लगी। एजुकेशन स्प्रेड हुए, मिडिल क्लास पावरफुल बन गए। लिटरेचर में चेंजेस क्या हुआ? राइटर्स ने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लिखना शुरू किया। पॉवर्टी, साइंस, सोशल इंजस्टिस, डाउट एंड लोनलीनेस, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हुए। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। की पॉइंट्स आप जो मैंने आप लोगों को बताया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो कंक्लूजन है विक्टोरियन एज पुरानी बिलीफ्स और नए आइडियाज़ के बीच का ब्रिज था, इसलिए इसे एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एनालाइज टेनिसon's यूलिसिस। यूलिसिस क्या है? एक पोयम है टेनिसon's का। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पोयम है, इसको आप लोग लाइन वाइज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो सेक्शन ए है इसमें इस बुक में जितना भी पोयम है उस पोयम से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, मतलब पोयम की कोई भी 4 लाइन दे देंगे, उसको आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप लोगों को वो समझने के लिए सबसे पहले पोयम को एक बार रीड आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ये भी ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि यूलिसिस को डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो उसको समझते हैं हम लोग। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसon's की पोयम यूलिसिस एक ओल्ड हीरो की कहानी है। प्लीज़ मेरे प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाइएगा, ये क्या लिखा हुआ है, आई कांट अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई आई रेड दिस यूलिसिस। ओके, तो यूलिसिस अब बूढ़ा हो गया है और अपने किंगडम में किंग बनकर बैठा है। ठीक है, यूलिसिस क्या एक इंसान है, पहले वो जाता है वॉर के लिए निकला हुआ रहता है, और जब वॉर से वापस आता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है, आकर घर में आराम करता है अपने किंगडम में, लेकिन उसको आराम नहीं पसंद आता। वो सोचता है कि मैं घर पे बैठ के क्यों अपने टाइम का फिजूल बर्बाद करूँ, क्यों ना मैं फिर से निकलूँ और एडवेंचर करूँ, सफ़र करूँ। ठीक है, लेकिन उसका दिल अभी भी एडवेंचर करना चाहता है। वो कहता है मैं घर बैठकर मरना नहीं चाहता, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ,
मेन आइडियाज इसका क्या है, नेवर गिव अप, मतलब बुढ़ापे में भी उलेसिस हार नहीं मानता। लव ऑफ एडवेंचर, उसको नए एक्सपीरियंस चाहिए। सर्च फॉर नॉलेज, उसका मानना है कि इंसान को ज़िंदगी भर सीखते रहना चाहिए। करेज, वो कहता है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, मतलब मेहनत करो, खोजो, सीखो, ठीक है, और कभी हार मत मानो, ठीक है। कैरेक्टर एनालिसिस देखते हैं ऑफ यूलिसिस का, क्या है वो, ब्रेव है, एम्बिशियस है, एडवेंचरस है और स्ट्रॉन्ग विल्ड है, ठीक है। तो पोयम हमें सिखाती है कि एज मैटर नहीं करती, जब तक ज़िंदगी है तब तक सीखना और आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लोटस ईटर्स। लोटस ईटर्स भी क्या है, एक पोयम है, और ये पोयम किसकी है, ये भी पोयम टेनिसन से लिखी है। इसमें क्या है, सिलर्स बहुत दिनों से समुद्र में घूम रहा है, एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां लोटस नाम का फ्रूट मिलता है उन लोगों को, ठीक है। फ्रूट खाने के बाद उनको नींद और आलस आने लगती है। अब वो घर वापस नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं हम थक गए हैं, हम बस आराम चाहिए, हमें क्या है, बस हमें आराम चाहिए, ठीक है। थीम क्या है इस पोयम का कि वेरीनेस ऑफ लाइफ, इंसान कभी कभी ज़िंदगी से थक जाता है। डिज़ायर फॉर रेस्ट, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहना चाहते हैं। एस्केप फ्रॉम रियलिटी, सेलर्स रियलिटी से भागना चाहते हैं, ठीक है। मैसेज, ज़्यादा आलस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना सही नहीं है, ठीक है। 4 नंबर है हम लोगों का क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रेक 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 एज एन एलिगी। ये भी एक पोयम है, किसकी है, टेनिसन की लिखी हुई पोयम है। ये पोयम टेनिसन ने अपने दोस्त की डेथ के बाद लिखी। पोएट समुंदर की लहरों को देख रहा है, लहरें चलती रहती हैं लेकिन उसका दोस्त वापस नहीं आ सकता। थीम ऑफ ग्रीफ, ठीक है, पोएट बहुत उदास है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नेचर चलती रहती है, वेव्स आती हैं, बच्चे खेलते हैं, शिप चलती है, लेकिन पोएट की दुनिया रुक गई है। जब कोई अपना मर जाता है, दुनिया फिर भी चलती रहती है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मेन आइडिया अगर पोएम का आप लोग समझ कर चले जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को एक आइडिया बता रही हूँ कि क्या करना है अगर आप लोगों को पोएम लाइन नहीं समझ में आ रहा है। समझ लीजिए कोई भी पोयम आ गया, समझ लीजिए ब्रेक ब्रेक से पोयम का लाइन आ गया, उसको बोला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करके इसको समझाओ, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना समझ में अगर आ जाए ना कि ये कौन से पोयम का है, ठीक है। आप लोग ऊपर में लिख दीजिएगा हाँ ये पोयम का है, इस पोएट ने ये बात लिखा है, पोएट के बारे में थोड़ा सा बस लिखे, ऐसा कहानी लिखते थे, इस थीम पर इनका पोयम ज़्यादा है, कौन से एज के हैं, सब थोड़ा अगर याद हुआ तो लिख दीजिए। उसके बाद लाइन नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, उस पोयम में जो आप पढ़े हैं, जो आपको मालूम है, उसको पूरा लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे करने से, मतलब नहीं लिखने से, ये लिख कर आने से मार्क्स अच्छा मिलता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों का, ब्राउनिंग एज अ मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, ठीक है, क्या होता है, एक ही कैरेक्टर बोलता है और उसकी बातों से उसकी पर्सनालिटी सामने आ जाती है, ठीक है। उसमें एक ही कैरेक्टर बोलेगा और ऐसा वो बोलेगा फिर उसकी पूरी पर्सनालिटी समझ में आ जाएगी। ब्राउनिंग की खास बातें, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, रियल कैरेक्टर्स, ह्यूमन नेचर को दिखाना, सस्पेंस, पावरफुल लैंग्वेज। सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है इसका, माय लास्ट डचेस। इस पोयम में ड्यूक बोलता है और अपनी ही बुरी पर्सनालिटी खुद दिखा देता है, ठीक है। मतलब माय लास्ट डचेस बेस्ट एग्जाम्पल है ब्राउनिंग। एक मिनट, हाँ, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग का बेस्ट एग्जाम्पल है माय लास्ट डचेस। माय लास्ट डचेस भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ये भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए ब्राउनिंग को मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, वन स्पीकर, साइलेंट लिसनर, साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनालाइज माय लास्ट डचेस, ठीक है।
माई लास्ट डचेस, एक ड्यूक अपनी डेट वाइफ की प्लानिंग दिखा रहा है इसमें, और ये भी किसके ब्राउनिंग की लिखी हुई है। और धीरे धीरे पता चलता है कि ड्यूक बहुत पॉजिटिव और प्राउड था। डचेस हर छोटी चीज़ में खुश हो जाती थी, उसकी वाइफ जो है हर छोटी चीज़ में खुश हो जाती थी, जैसे सनसेट का देखना, फ्लावर्स को मिलना, गिफ्ट मिलना। ड्यूक को यह पसंद नहीं था कि हर वो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाए। उसको लगता था कि वाइफ सिर्फ उसकी ही तारीफ़ करे, मतलब सिर्फ उसके अपने हस्बैंड की तारीफ़ करे और किसी चीज़ को देखकर वो खुश रहे, बस उसको देखकर खुश हो। एक दिन उसने आई गेव कमांड्स, इसका मतलब है कि उसने डचेस को मरवा दिया। ठीक है, उसने क्या किया, ड्यूक ने अपनी वाइफ को मरवा दिया। क्यों? मतलब उसको बहुत ज़्यादा अपने पर घमंड था, सिर्फ उसकी तारीफ की जाए और किसी चीज़ की नहीं की जाए। थीम क्या है इसका? पावर, जेलेसी, मतलब पावर के ड्यूक अपनी पावर का मिसयूज़ करता है। जेलेसी, वो बहुत जेलस है। पैट्रियार्की, विक्टोरियन सोसाइटी में वुमेन की फ्रीडम कम थी। पोजेशन, ड्यूक वाइफ को एक ऑब्जेक्ट समझता था। ड्यूक्स कैरेक्टर प्राउड, सेल्फिश, जेलस, क्रूएल, कंट्रोलिंग था। पोयम दिखाती है कि पावर और प्राइड इंसान को क्रूएल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर, एक्सप्लेन द थीम ऑफ डोवर बीच। डोवर बीच किसकी लिखी हुई है? मैथ्यू आर्नोल्ड की ये पोयम मॉडर्न दुनिया की प्रॉब्लम दिखाती है। ठीक है, आप लोग पोएट और पोएट्री का नेम जरूर याद रखिएगा कि ये पोएम किसकी लिखी हुई है, ये पोएम किसकी लिखी हुई है, इससे इजीली हो जाएगा आप लोगों को समझने में। ठीक है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड की ये पोएम मॉडर्न दुनिया की प्रॉब्लम्स दिखाती है। पोएट समुंदर देख रहा है, उसको लगता है कि दुनिया से फेथ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और थीम्स इसका देखते हैं, लॉस ऑफ फेथ, लोग रिलीजियस पर कम विश्वास करने लगे। सैडनेस एंड लोनलीनेस, इंसान अंदर से अकेला हो गया है। कन्फ्यूज़न, साइंस और रिलीजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट। नीड फॉर लव, पोएट कहता है दुनिया में अगर कुछ सच है तो वो प्यार है। ठीक है, कंक्लूज़न क्या है? पोएट विक्टोरियन एज के डाउट और स्पिरिचुअल क्राइसिस को दिखाती है। ठीक है, इसका थीम तो मैंने बता दिया आप लोगों को, इसे बस आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, माइकल हिंचार्ड एज अ ट्रैजिक हीरो इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। यही कैस्टरब्रिज के बारे में बोल रही थी, इसका अलग से मैंने वीडियो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ज़्यादा मिनट का नहीं है, कुछ ही मिनट का होगा, 5 या 6 मिनट का होगा या 10 मिनट का कुछ, तो वो जाकर आप लोग देख लीजिए, उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का हीरो है माइकल हिंचार्ड। ट्रैजिक हीरो क्या होता है? एक अच्छा इंसान जो अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद हो जाता है। हिंचार्ड की ट्रैजिक फ्लोज, एंगर, वो बहुत गुस्से वाला है। प्राइड, वो किसी की एडवाइस नहीं मानता। इम्पल्सिव नेचर, बिना सोचे फैसला लेता है। और सबसे बड़ी गलती उसकी क्या है? उसने शराब के नशे में अपनी वाइफ और डॉटर को बेच दिया। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। ठीक है, और उसके बाद राइज, उसका राइज कैसे हुआ? बिजनेसमैन बना, मेयर बना, रेस्पेक्ट मिली उसको। फॉल कैसे हुआ? वाइफ मर गई, डॉटर दूर हो गई, दोस्त दुश्मन बन गए, सब कुछ खो दिया, आखिर में वो अकेला रह जाता है और मर जाता है। ठीक है, वाई इज़ ही इज़ अ ट्रैजिक हीरो? बिकॉज गुड क्वालिटीज़ है उसमें, सोसाइटी में हाई पोजीशन तक पहुंचता है, अपनी फ्लोज की वजह से गिरता है, एंड में सब कुछ खो देता है। कंक्लूज़न, माइकल हिंचार्ड एक परफेक्ट ट्रैजिक हीरो है क्योंकि उसकी बर्बादी उसकी किस्मत से ज़्यादा उसकी अपनी गलतियों और पर्सनालिटी की वीकनेसेस की वजह से होती है। और एग्ज़ाम के लिए आप लोग ये एक लाइन याद रखिए, विक्टोरियन लिटरेचर का मेन थीम है चेंज, डाउट, लोनलीनेस, स्ट्रगल और ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, तो ये शॉर्ट ऐसे आप लोग एक नज़र देख लीजिए, तो इतने ज़्यादा आने के चांस नहीं है, मतलब इसको बस शॉर्ट इसलिए देखने बोले हैं कि एक लाइन में आप लोगों को पूरा याद रहे कि क्या है। एक लाइन में अगर छोटा सा मालूम नहीं आएगा तो आप लोग इतने कैपेबल हैं कि आप लोग इसको 1-2 पेज आराम से लिख सकते हैं, इफ़ यू नो अबाउट कि ये है क्या, है ना। तो फाइनल
देती हूँ। ये सब जो 8 पीस है, विक्टोरिया डजन इज अ transition Ulysses, The Lotus Eaters, Break, Browning as dramatic monologue, My Last Duchess, Dover Beach, Michael Hinchell as tragic hero। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिया, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर जो मैं एक और वीडियो बनाती हूँ जिसमें पूरे ओवरऑल बुक की समरी अच्छे से बताती हूँ, आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। अगर इग्नू वाले में ज़्यादातर होता है ना कि ये लोग हर साल कभी कभी पैटर्न चेंज कर देते हैं। अगर पैटर्न चेंज हो गया अचानक से तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर पूरा बुक ओवरऑल जो समरी में बताती हूँ अगर वो कर पढ़ के जाइएगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा एज यू अंडरस्टूड व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, तो यू विल राइट ओके, आप लोग लिख लोगे। अगर आप लोग को समझ में रहेगा कि अगर जब वो वर्ड से नोन ही नहीं हो ज़रा सा भी, यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ दिस, तो कैसे लिखोगे, आप लोग नहीं लिख पाओगे। लेकिन जब अगर हम लोग कोई भी वर्ड से थोड़ा सा भी नोन होते हैं, हाँ ये वर्ड ये चीज़ पे बोला है, तो हम लोग उस वर्ड पर जान जाएंगे तो एक पेज आराम से लिख देते हैं, है ना। तो अगर आप लोग ये पूरी बुक को समरी पढ़ना चाहते हो, अगर आप लोगों को सीरियसली आप लोगों को चाहिए हाँ पूरी बुक की समरी में अपलोड कर दूँ, तो प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए, बिकॉज एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, तो मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोगों को इसी वीडियो से ही हेल्प हो जा रही है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से मेरी हेल्प हुई या नहीं हुई, या फिर मेरे वीडियो बनाने का फिजूल हुआ। एंड मैं वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, उससे मैं और वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।